हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने 4th सेमेस्टर BCA की पुस्तक महाभोज, जिसकी लेखिका है मन्नू भंडारी, उसके आगे के भाग के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, आगे का भाग देख लेते हैं। पार्टी पार्टी पार्टी, जैसे पार्टी के अस्तित्व को बनाए रखना ही हमारा लक्ष्य हो गया है। इस पार्टी के माध्यम से हमने कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें करने के दावे भी तो किए थे। क्या हुआ उन सब का? अपनी कहें बातें न कर पाने का क्षोभ साफ झलक रहा है, लोचन बाबू के चेहरे पर भी, उनके स्वर में भी। पर अप्पा साहब पर कोई खास असर नहीं हुआ उस क्षोभ का। बड़े सहज स्वर में बोले, होता है, कभी कभी होता भी। मंजिल तक पहुंचने के लिए हम सड़क बनाते हैं, पर जब सड़क बन रही होती है उस समय वही हमारा लक्ष्य होता है, वही हमारा केंद्र। मंजिल पर पहुंचने का माध्यम तो वह बनाने के बाद ही बनती है। अपनी इस उपमा की सटीकता पर वे खुद ही गदगद हो गए। लगा जैसे अपने भीतर उठते हुए सारे प्रश्नों का समाधान भी उन्हें मिल गया। पर लोचन बाबू ने एक वाक्य में ही चाक कर दिया उनके सारे सोच को। जो सड़क रोज 1 गज बनती है और 2 गज खुदती है, उसके पूरी होने की बात पर क्या आप सचमुच विश्वास करते हैं? आप भ्रम में रहना चाहते हैं? जरूर रहें, पर अब यह दोहरी जिंदगी जीना मेरे बस का नहीं। मानो अंतिम फैसला सुना दिया लोचन बाबू ने। अप्पा साहब बोले, कुछ नहीं, बस एकटक लोचन बाबू का चेहरा देखते रहे, मानो अपनी नज़रों से ही लोचन बाबू के निर्णय का वजन तौल रहे हों। तभी फ़ोन की घंटी बजी। लोचन बाबू ने जरा सा झुककर रिसीवर उठाया और बिना पूरी तरह यह सुने कि फ़ोन किसका है, घंटे भर बाद फ़ोन करने का आदेश देकर रिसीवर रख दिया। हम चाहते हैं कि विधायक दल की बैठक बुलाकर जल्दी से जल्दी शक्ति परीक्षण की तारीख तय कर दें आप। यह अनुरोध था, आग्रह था या आदेश, समझ पाना मुश्किल था। दास साहब भी विधायक दल की बैठक बुलाने का आग्रह कर रहे हैं। कुछ मंत्रियों को बर्खास्त करना चाहते हैं। इतने विरोध के साथ काम करना मुश्किल हो रहा है उनके लिए। अपनी बात की प्रतिक्रिया देखने के लिए एक उड़ती सी नज़र डाली उन्होंने लोचन के चेहरे पर। मैं ही रोके हुए हूँ, कम से कम चुनाव तक ये आपसी मतभेद दूर ही रखे जाएं तो बेहतर होगा। अध्यक्ष के नाते अभी मैं केवल यही कह सकता हूँ कि इस समय एकजुट होकर हमें चुनाव अभियान में लग जाना चाहिए। लखन के लिए ओठों पर व्यंग्य और विदुम भरी मुस्कान उभर आई लोचन बाबू के। नहीं, पार्टी के लिए। भीतरी मतभेद और आपसी कटुता को आप इन बाहरी कारणों से दबा नहीं पाएंगे, दबाना उचित भी नहीं। हम 5 मंत्री अपना त्याग पत्र देने जा रहे हैं और इस बार पार्टी और एकता की आड़ लेकर आप हमें निर्णय से डिगा नहीं पाएंगे। सारी बात का उपसंहार करते हुए अंतिम बात कह दी लोचन बाबू ने। अप्पा साहब लोचन के चेहरे को देखते रहे और फिर उन्होंने झुककर अपनी छड़ी उठाई और दोनों हाथों से पकड़कर उसे यूं ही जमीन पर ठोकते हुए बोले, तुम जिन लोगों के भरोसे त्याग पत्र देने जा रहे हो उन पर विश्वास कर सकते हो? इतना और ज़्यादा बड़ा प्रलोभन मिलने पर भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। फैंस पर बैठकर हर दिन अपना मोल भाव करवाने वाले लोगों के बूते पर तुम यह निर्णय ले रहे हो। मुझे डर है तुम्हें कहीं मुंह की ना खानी पड़े। अप्पा साहब ने जैसे अपने अनुभव के निचोड़ से लोचन बाबू को एक बार और आगाह करना चाहा। मैंने ना किसी को प्रलोभन दिया है, ना खरीदा। अपने सिद्धांतों के प्रति जिनके मन में जरा सी भी निष्ठा बची रह गई है, वे खुद ब खुद एक होकर आ गए हैं हमारी तरफ। सिद्धांत हल्के से हंसे। आपा साहब फिर समझाते हुए बोले, देखो, विरोधी पार्टी के लोग विशु की मौत को एक राजनीतिक हथकंडा बनाए यह तो समझ में आता है, पर बात अधूरी छोड़ दी अप्पा साहब ने और छड़ी पर अपने शरीर का सारा वजन डालकर उठ खड़े हुए। लोचन बाबू भी खड़े हो गए तो अप्पा साहब ने खुद अपना एक हाथ बढ़ाकर उनके कंधे पर टिका दिया। तुम्हारी रात वाली मीटिंग को लेकर सवेरे दिल्ली से बात हुई। इस महत्वपूर्ण चुनाव के मौके पर तुम्हारे इस आचरण पर काफ़ी रोष है। वहाँ ना चाहते हुए भी मुझे कोई सख्त कदम उठाने को मजबूर किया गया तो धीरे धीरे चलते हुए ही उन्होंने यह संकेत दे दिया लोचन बाबू को। कतई विचलित नहीं हुए लोचन बाबू, केवल इतना ही कहा, बहुत महंगा पड़ेगा। बढ़ता हुआ कदम थम गया अप्पा साहब का। बहुत ही पैनी नज़र डाली उन्होंने लोचन बाबू के चेहरे पर, मानो भीतर तक डूबकर इस बात का असली मतलब जानना चाहते हो। लेकिन लोचन बाबू के चेहरे पर किसी तरह का कोई भाव नहीं था। अपनी नज़र के
पैनेपन को बरकरार रखते हुए आखिर वह प्रश्न पूछ ही डाला आपा साहब ने, जिससे वे इतनी देर से टालते आ रहे थे। सुकूल बाबू के साथ ही कोई समझौता हो रहा है ना? सुना है चुनाव में गुप्त रूप से तुम सुकूल बाबू का काम कर रहे हो। इस बार ठहाका लगाकर हंसे लोचन बाबू। हंसी थमी तो केवल इतना ही कहा, लगता है सारा ध्यान अपने गुप्तचर विभाग पर केंद्रित रखा है दास साहब ने, शायद इसलिए गृह मंत्रालय भी खुद ही दबाकर बैठे हैं, किसी और को नहीं देते। खैर, कम से कम इस विभाग की अतिरिक्त सजगता सक्रियता के लिए तो बधाई देनी चाहिए। इस ड्राइवर ने तपाक से फाटक खोला तो हाथ का सहारा लेकर लोचन बाबू ने भीतर बैठाया आपा साहब को। लोचन बाबू की इस अप्रत्याशित हंसी और उनके कहे हुए वाक्य के पश्चाताप मिला असमंजस बिखेर दिया आपा साहब के चेहरे पर। शायद यह बात उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। वे खुद भी कभी विश्वास नहीं कर पाए थे इस बात पर। लोचन बाबू की गाड़ी का फाटक बंद करने लगे तो आपा साहब ने बीच में ही रोक दिया। बड़े आग्रह से हाथ पकड़कर भीतर की ओर खींचते हुए कहा, 2 मिनट के लिए बैठो जरा। बैठे नहीं लोचन बाबू, खड़े खड़े ही पूछा, कहिए। लोचन के हाथ को अपने हाथ से सहलाते हुए बड़े स्नेह और याचना भरे स्वर में कहा आपा साहब ने, देखो, इस पार्टी को बनाने में तुम्हारा बहुत सहयोग रहा और मैं जानता हूँ कि इस पार्टी में आस्था है तुम्हारी, बल्कि कहूँ कि मोह है तुम्हें। अपनी बनाई चीज़ से होता ही है। इसलिए कह रहा हूँ कि अपने इस निर्णय को थोड़े समय के लिए स्थगित ही रखो। चुनाव के बाद जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। निश्चय ही दास साहब को नए सिरे से अपने विधायकों का विश्वास प्राप्त करना होगा। रुके आपा साहब सोच रहे थे कि तुरंत ही उलटकर जवाब थमाएगा लोचन, पर लोचन बाबू कुछ नहीं बोले। सामने गाड़ी के शीशे के पार ही कुछ देखते रहे। थोड़ा और हौसला बढ़ा आपा साहब का। बात केवल मंत्रिमंडल के टूटने तक ही होती तो मैं कभी इतना आग्रह करने नहीं आता तुम्हारे पास, लेकिन इस समय नासमझी में उठाया गया तुम्हारा कदम पूरी पार्टी को ले डूबेगा। मुझे विश्वास है कि कम से कम तुम पार्टी के साथ ऐसा बात अधूरी छोड़ दी। आपा साहब ने लोचन बाबू ने नज़र घुमाकर आपा साहब के चेहरे की ओर देखा और देखते ही रहे। फिर बहुत ही सहज स्वर में पूछा, आपने अपने प्रति आपके इस विश्वास को सच मानूं या कि 2 मिनट पहले ही व्यक्त किए गए अविश्वास को? केवल इतना सच मानो कि आज हम सब बहुत अवश्य हो उठे। आप अपने आप से, अपने आसपास से, अपने ऊपर से। और एकाएक आपा साहब का स्वर किसी गहरी मजबूरी के कारण भीग सा उठा। उन्होंने जल्दी से लोचन बाबू का हाथ छोड़ा और फाटक बंद करके गाड़ी चलाने का आदेश दे दिया। गाड़ी की घड़घड़ाहट के बीच एक वाक्य और कहा, फ़ोन करूँगा। गाड़ी चली गई और निष्प्रभ से लोचन बाबू जहाँ के तहाँ खड़े रहे। आपा साहब के अनेक तेवर उन्होंने देखे, आक्रोश के, आरोप के, व्यंग्य के, कायियापन के, पर यह तेवर एकाएक इसे नाम नहीं देते बना कुछ। पर इतना जरूर महसूस हुआ कि किसी गहरी असहायता में भीगा आपा साहब का यह स्वर उनकी अपनी ही किसी दुखती रग को छू गया। पिछले 3 महीने से क्या वे खुद को किसी ऐसी मजबूरी में घिरा हुआ नहीं पा रहे? चाहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। एक दोहरी जिंदगी जीने की लाचारी। लेकिन नहीं, अब और नहीं। स्वास्थ्य मंत्री राव और विकास मंत्री चौधरी ने बड़े ध्यान से आपा साहब और लोचन बाबू के बीच हुई बातचीत का एक एक शब्द सुना। मंत्रिमंडल गिराव अभियान में दोनों दाएं बाएं हाथ बने हुए हैं। लोचन बाबू के व्यक्तित्व में चाहे कोई साम्य नहीं है, पर इस समय एक ही जमीन पर खड़े हैं, इसलिए कहीं बहुत निकट। अंतिम बात सुनने के बाद सीधे ही पूछा राव ने, तो आपका इरादा कुछ डगमगा तो नहीं रहा लोचन भैया? नहीं, हाँ, अब ज़्यादा सोच विचार में मत पड़िए। आगजनी वाली घटना के बाद ही हम लोग अड़ गए होते तो सरोहा चुनाव में आज हमारा आदमी खड़ा होता, पर हर बार हमें दबा दिया गया और हम दब गए। कभी अनुशासन के नाम पर तो कभी पार्टी की एकता के नाम पर, कभी आपा साहब के घुटने के नीचे तो कभी दिल्ली के अंगूठे के नीचे। लेकिन इस बात पर चूके तो बस चूके। बीच ही में बात लपक ली चौधरी ने, यही सही मौका है। जिस तरह की घटनाएं घटी उससे साख तो गिरी है दास साहब
की सबकी नज़रों में। अभी हम अपने असंतोष की बात करते हैं तो उसमें वजन मिलेगा। कल से सरोहा चुनाव जीत गए तो साख फिर बुलंदी पर, और हमारा असंतोष बेबुनियाद। जहाँ पल में तोला पल में मासा वाली स्थिति हो, वहाँ ज़्यादा सोच विचार में पड़ना ही नहीं चाहिए। आप ज्ञापन का मसविदा तैयार कीजिए। इन दोनों की बातों से लोचन बाबू के मन में उभर आए दुविधा द्वंद्व अपने आप बह गए। उत्साह में भरकर ही उन्होंने कहा, ठीक है, मसविदा तैयार कर लेते हैं हम, और अधिक से अधिक लोगों के हस्ताक्षर करवा देते हैं आपस आपको। इस बार सोच का पुट राव के स्वर में था, लेकिन बहुत प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी उसे बाहर आने में। सीधे ही पूछा राव ने, ज्ञापन देने से पहले हम लोग आपस में कुछ बातचीत कर लें तो क्या ज़्यादा अच्छा नहीं होगा? बहुत साफ बातचीत, बिना किसी लाग लपेट के। और उसकी मंजरी आंखों में एक स्पष्ट सी धूर्तता उभर आई। राव का मतलब समझने में देर नहीं लगी, और ना ही उन्होंने ना समझ बनने की कोशिश की। केवल इतना ही कहा, ये सब बातें तो बाद में भी हो सकती हैं, पहले बहुमत तो प्राप्त कर लो। लोचन बाबू की आवाज़ की सख्ती और सर्दी का कोई असर नहीं पड़ा राव पर। बेझिझक हो कहा उसने, बहुमत प्राप्त कहाँ से होगा? हवा में तलवार भांजने को कौन तैयार होगा? 5 मंत्री त्यागपत्र देने को तैयार हुए, आखिर किस आधार पर? क्यों? दास साहब की नीतियों से असहमति के कारण। जोर से हंसा राव, मानो कोई बहुत ही मज़ेदार बात कह दी हो। लोचन बाबू ने जब हंसी थमी तो अपनी मंजरी आंखों को लोचन बाबू के चेहरे पर टिका कर बोला, यहाँ आप जनता के सामने नहीं बोल रहे हैं लोचन भैया, बलि चढ़ाए जाने वाले 2 बकरों के सामने बोल रहे हैं। घास पात की कुछ व्यवस्था तो करेंगे या नहीं? अनायासी लोचन भैया के मन में आपस आपका कहा हुआ वाक्य क्रोध कौंध गया। हर दिन अपना मोल भाव करने वाले लोगों के बूते पर तुम यह निर्णय ले रहे हो। हर क्षण भर पहले उमड़े जोश पर फिर ठंडे छींटे पड़ गए। लगता है आप लोग तो सारा हिसाब किताब करके ही आए हैं, तो फिर अपनी कीमत भी बता दीजिए। बात में नहीं, पर कहने के लहजे में भीतर तक काट देने वाली व्यंग्य की धार जरूर थी। मगर राजनीति में रहकर जिनकी खाल गेंडे की तरह हो गई, वे कटते नहीं। इतनी आसानी से करके तो नहीं आए, पर करने जरूर आए हैं। स्वर में ना कहीं संकोच था, ना दुविधा। राव की हर बात पर चौधरी की गर्दन जिस तरह हिल रही थी, उससे साफ लग रहा था कि दोनों अपनी अपनी घोटियां बिठा चुके हैं। मैं कौन होता हूँ घात पात डालने वाला? क्षोभ भरी कातरता उभर आई लोचन बाबू के स्वर में। बस अपनी इस तरह की बातें ही मन में शंका जगा देती है लोचन भैया। अब कौन नहीं जानता कि असंतुष्टों में आपके समर्थकों की संख्या ही सबसे अधिक है। बागडोर आपके हाथ में रहेगी। घास पात कोई दूसरा आएगा डालने। राव की इस बात से मन एकदम खिंच आया लोचन बाबू का। फिर भी अपने को जब्त करके इतना ही कहा, शाम को तो सब लोग मिल रहे हैं, आप लोग भी चाहें जैसा चाहें तय कर लीजिए। मुझे बहुत बड़ी बाधा नहीं पाएंगे उसमें। आवाज़ में कुछ ऐसी उदासीनता थी कि सारे प्रसंग के प्रति राव और चौधरी असमंजस में पड़े टुकुर टुकुर मुँह देखते रहे एक दूसरे का। फिर सारी बात को निहायत ही हल्के फुल्के स्तर पर ले जाकर कहा राव ने, ठीक है, हम आपके हुक्म के गुलाम हैं लोचन भैया। आप ज्ञापन तैयार कीजिए, हम हस्ताक्षर करेंगे और करवाएंगे। और अंत में चलने से पहले राव ने विजेता की मुद्रा में कहा, राव या तो किसी काम को हाथ नहीं लेता, और लेता है तो फिर किनारे लगाकर छोड़ता नहीं। समझ लीजिए कि विशु की यह मौत दास साहब के मंत्रिमंडल की मौत बनकर ही रहेगी। अब अपनी इस घोषणा से लोचन बाबू के मन में अपने कीमती होने का पूरा एहसास जगा कर चले गए वे दोनों। पर लोचन बाबू हैं, मंत्रिमंडल की मृत्यु की घोषणा से पुलकित हो रहे हैं ना? राव चौधरी की कीमत से चमत्कृत एक ही प्रश्न है जो उन्हें तरह से मथ रहा है। यह सब वे किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्या इसी परिवर्तन के लिए सकूल बाबू की पार्टी और विधानसभा छोड़ी थी उन्होंने? इसी क्रांति का सपना देखा था, और क्या इसी तुच्छेपन की सौदेबाजी करे मंत्रिमंडल गिराने की बात सोच रहे थे वे? नाम, चेहरे, लेबुल भले ही अलग अलग हो, पर अलगाववाद है कहाँ? सकूल बाबू, दास साहब, राव चौधरी। तब पौ अभी पूरी तरह फटी भी नहीं थी। वातावरण में धुंधला शेष था। दास साहब नंगे पैर हरी धूप पर चहलकदमी कर रहे थे। ओस भीगी धूप पर घूमने से केवल नेत्र की ज्योति ही नहीं बढ़ती, मन मस्तिष्क में भी ऐसी तरह वटाती है कि सारा आदमी तनाव मुक्त होकर काम कर सकता है। मन शांत, चित्त प्रफुल्लित। पांडे जी भी साथ में दास साहब के भौर
का सुहाना समा, ठंडी बयार और सुकून देने वाला दा साहब का साथ फिर चिंता और परेशानी की लकीरें कि पांडे जी के चेहरे पर मिट नहीं रहीं। लोचन बाबू के घर रात 2 बजे तक होने वाली बैठक का पूरा ब्यौरा सुनाने के बाद भी जैसा बोझ हल्का नहीं हुआ पांडे जी का। आज भी आपा साहब से मिलने लोचन बाबू और लगता है इस बार पहले की तरह मानने वाले भी नहीं है ये लोग। सुकुल बाबू के कारण यह चुनाव ही काफ़ी बड़ा सिर दर्द बना हुआ। ज़रूरत तो इस समय यह है कि सब लोग एकजुट होकर काम करें, सो मदद तो दूर। इसी मौके पर स्वर में क्षोभ इतना गहरा हो गया कि बाकी शब्द उसी में डूब गए। बात बहुत ध्यान से ही सुन रहे थे दा साहब, और मन में कहीं गहरे उतर भी रही थी, पर चेहरे पर किसी तरह का कोई विकार नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। 85 लोग समर्थन करने जा रहे थे लोचन बाबू का। बहुत आशावादी है लोचन, अच्छा है, इस उम्र में आशावादी होना चाहिए व्यक्ति को। मात्र उम्मीद की डोर से बंधा हुआ आदमी भी बहुत कुछ कर गुजरता है कभी कभी। पांडे जी इस समय इस तरह की प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा नहीं कर रहे थे। सीधे ही पूछा, लोचन बाबू से मिलेंगे आप? समय तय करूं? अप्पा साहब ने शायद इस बार पांडे जी इस बातचीत में ही तोड़ दी। दा साहब ने तुम्हें सरोहा चुनाव क्षेत्र की जिम्मेदारी दी थी, तुम उसे ही संभालो। इधर की चिंता से अपने को परेशान करने की जरूरत नहीं, बहुत चौकस रहते हो। दा साहब की हर वक्त व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी और अधिकार की सीमा के भीतर ही रहे, उसमें जहाँ तक संभव हो दा साहब हस्तक्षेप नहीं करते, पर दूसरे भी अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करे इसकी छूट कतई नहीं देते। पांडे जी का यह काम जरूर है कि शहर में हर कोने में होने वाली गतिविधि की सूचना दा साहब को दें, पर मात्र सूचना। उनसे दा साहब पर होने वाली प्रतिक्रिया जानना या दा साहब की योजनाओं को जानना उनके अधिकार की सीमा में नहीं आता है। हाँ, सरोहा का काम उन्होंने खुद पांडे जी को सौंपा है, पूरे विश्वास के साथ और पूरे अधिकार देकर। सो बात को उसी प्रसंग में लाकर उन्होंने पूछा, सरोहा में भाषण 15 तारीख को है ना, यानी परसों? जी हाँ। तैयारी? घरेलू उद्योग योजना का प्रचार पूरे जोर शोर के साथ हो रहा है। हमारे लोग घर घर जाकर समझा रहे हैं और फॉर्म भरवा रहे हैं। लोगों की प्रतिक्रिया, कुछ लोगों के मन में बहुत उत्साह है, कुछ के मन में अविश्वास भी है कि बातें तो कब से सुन रहे हैं, कुछ होगा जाएगा भी या यूं ही। कागजी योजनाएं अविश्वासी तो बना ही देती हैं लोगों को। पांडे जी को लगा जैसे योजना के कागज तक रह जाने के लिए ही वे जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं। सफाई देते से बोले, इस मत के लिए खैर छोड़ो, बीती बातों पर व्यर्थ ही समय नष्ट नहीं करते। दा साहब ने 2 बातों का ध्यान रखा गया है ना, इस योजना में पंचायत कहीं नहीं आया। संतुष्ट हैं लोग पंचायत से? जी नहीं, एक अलग दफ्तर की व्यवस्था की गई है, सरकार का सीधा नियंत्रण रहेगा उस पर। उस योजना का अधिक से अधिक लाभ हरिजनों और खेत मजदूरों को मिले। आप निश्चिंत रहें, तुम्हें काम सौंपने के बाद मैं निश्चिंत ही रहता हूँ। जितना सोचता हूँ उससे अधिक ही संतोषजनक मिलता है तुम्हारा काम। और दा साहब ने स्नेह और प्रशंसा में भीगी हुई एक ऐसी नज़र डाली कि पांडे जी भीतर तक पुलकित हो गए। काम करने वालों को भरपूर श्रेय तो देते हैं, मौका आने पर यथासंभव पारिश्रमिक भी देने में नहीं चूकते दा साहब। सुकुल बाबू की मीटिंग बर्खास्त होने पर धूल धक्कड़ अभी बैठा ही नहीं था कि गांव में नई चहल पहल शुरू हो गई। दूसरे दिन सवेरे से ही गली गली और घर घर की दीवारों पर घरेलू उद्योग योजना के पोस्टर चिपकने लगे, और शाम तक यह स्थिति हो गई कि जिधर नजर उठाओ मुस्कुराते हुए दा साहब, और नीचे योजना की रूपरेखा मानो उनकी मुस्कान से ही बाहर निकल रही है। योजना 5-7 स्वयंसेवक किस्म के लोग घर घर जाकर विस्तार से इस योजना के बारे में समझा रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं, और साथ ही यह भी बताना नहीं भूलते कि 15 तारीख को मुख्यमंत्री जी स्वयं आ रहे हैं और इस योजना का उद्घाटन करेंगे। 2 कमरों के एक छोटे से घर में जो अस्थायी दफ्तर बना, वहाँ सवेरे से शाम तक तांता लगा रहता लोगों का। जिस मुस्तैदी से काम हो रहा उससे तो लगता है कि हफ्ता बीतते ना बीतते हर घर में छोटा मोटा उद्योग खुल जाएगा, और देखते देखते यह गाँव सदियों के दलदलियर से मुक्ति पा जाएगा। चंद दिनों में ही गांव का सारा माहौल बदल दिया है इस योजना ने। लोगों की बातचीत का भी भविष्य यही सोच का विषय भी यही है। हाँ, गांव में एक दल
ऐसे लोगों का भी आया है जो सरेआम इस योजना की चिंधियाँ बिखेर कर लोगों को आगाह कर रहा है और बीसू की मौत को भरसक जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। बीसू मर गया कोई बात नहीं, पर बीसू की मौत का प्रसंग मर गया और इस समय तो वे कैसे जिंदा रहेंगे। अजीब रस्साकसी हुई है गांव में और आज तो यह रस्साकसी अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। मुख्यमंत्री दास साहब आ रहे हैं गांव में। एक तरफ उनके स्वागत की तैयारियां हो रही हैं जोर शोर से। सादगी पसंद दास साहब की सख्त हिदायत के कारण किसी तरह का कोई तामझाम तो नहीं, पर हाँ उत्साह भरपूर है और चारों ओर उत्साह फैलाने का प्रयत्न भी भरपूर है। गांव में नए चेहरे की बाढ़ आ गई है। काफ़ी संख्या में पुलिस भी उतर आई है, कुछ सरकारी वर्दी में, कुछ सादा वर्दी में। सुकुल बाबू के भाषण वाले दिन में दुगनी गहमा गहमी है। आज स्वाभाविक भी है। कुर्सी से उतरे हुए मंत्री और कुर्सी पर बैठे हुए मंत्री में कितना अंतर होता है। दूसरी तरफ काली झंडी और बड़े बड़े पोस्टरों में अंबाल लगा हुआ है जिनमें आगजनी और बीसू की मौत का जवाब मांगते हुए बड़े तेज और तीखे नारे लिखे हुए हैं। गांव के अधिकतर लोगों के लिए यह सारा तमाशा जुम्मन पहलवान के अखाड़े में होने वाली कबड्डी से कम दिलचस्प नहीं है। ठीक समय में कुछ पहले ही दास साहब की गाड़ी आ पहुंची। आगे पीछे और गाड़ियां भी हैं, पर सीधे मंच की तरफ नहीं बढ़ी दास साहब की गाड़ी। पहले पहुंची बीसू के घर। साथ आए लोग अजीब असमंजस में। निर्धारित कार्यक्रम में तो यह सब था ही नहीं, पर जो उन्हें निकट से जानते हैं उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होता ऐसी बातों से। वे जानते कि दास साहब का इंसानियती तकाजा हमेशा निर्धारित कार्यक्रमों को इसी तरह तोड़ता मरोड़ता रहता है। गाड़ी नहीं जा सकती घर तक, इसलिए कहा गया कि हीरा को यहीं ले आते हैं, पर दास साहब वे बात अनसुनी कर दी। गाड़ी से उतरे और सीधे कदमों से आगे बढ़ लिए। साथ आया अमला और कुछ वहीं के लोगों की अच्छी खासी भीड़ भी साथ हो ली। दास साहब पहुँचे उसके पहले ही लोग जाकर हीरा को निकाल लाए। बेचारा एकदम भौचक्का सा, समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे क्या करे। दास साहब ने सहानुभूति से पीठ पर हाथ रखा तो बस 2 बूंद आंसू आंखों से चूकर झुर्रियों में समा गए। बहुत अफसोस हुआ विश्वेश्वर का, पर अब हौसला रखो, दास साहब ने बहुत धीमे से कहा और हीरा को उसी तरह कंधे से थामे गाड़ी की ओर ले चले। गाड़ी तकाकर हीरा बेचारा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कहा उसने, कुछ नहीं, पर बेहतर कातर बेहद कृतज्ञ हो आया था वह। दास साहब खुद उसके घर आए। ऐसा मान तो ना उसे जीवन में कभी मिला ना आगे कभी मिलेगा। लेकिन जब दास साहब ने उसे गाड़ी में बैठने को कहा तो एकदम हक्का बक्का गया। जिंदगी में कब नसीब हुआ है उसे गाड़ी में बैठना, और वह भी दास साहब की गाड़ी में। ना करते बन रहा था, ना बैठते बन रहा था, पर दास साहब ने कंधा पकड़े एक तरह से भीतर की ओर ठेल ही दिया। बेहद सकुचाते हुए सिमटकर एक कोने में बैठ गया बेचारा, बगल में दास साहब। सो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करिए, बताइएगा। धन्यवाद। आगे का वीडियो का इंतज़ार करिए। थैंक यू।